हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस 5 सितंबर को आपका ईपीएफओ का एग्जाम है। डेफिनेटली आप सब जानते होंगे और इसको लेकर हम एक स्ट्रेटेजी सेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गाइस हमारे पास रफली 60 डेज हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, इन 60 दिनों में हम आपकी किस तरह से हेल्प करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ईपीएफओ कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये आप सब जानते हैं क्योंकि इसको कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। ठीक है जी, और इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को हम किस तरह से ग्रैब कर सकते हैं और इन 60 दिनों को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए गाइस, 9 सब्जेक्ट हैं हमारे पास। अब इन 9 सब्जेक्ट को हमें रिवाइज करना है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 1 साल से। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो गया उनको, क्योंकि 2 टाइम तो ये एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन ही हो गया। पहले होना था अक्टूबर 2020 में, कोविड-19 के केस आए, पोस्टपोन हो गया। फिर 9 मई को भी सिमिलर सी कंडीशन हुई, कोविड-19 के केस एकदम से ज़्यादा आ गए, पोस्टपोन हो गया। ठीक है, अब तो चलिए कोविड-19 के केस इतने नहीं है और फाइनल है आपका 5 सितंबर को एग्ज़ाम होना ही होना है। ठीक है, और हमारे पास 60 दिन है। इन 60 दिनों को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, 9 सब्जेक्ट को हमें रिवाइज करना है। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट करा है, तो वो इस एग्ज़ाम को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, जिन स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम के लिए 1 साल या उससे ज़्यादा लगाया या फिर 6 महीने से वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको एक एडवांटेज तो रहेगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। अगर आप मेहनत करेंगे और आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, 8 घंटे देंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। मिनिमम 8 घंटे, मैक्सिमम आप जितना मर्जी दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, आपको अपनी चाहे ब्यूटी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या फिर कंफर्ट जोन से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, अगर आप कर देंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60 दिन हम आपको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। 9 सब्जेक्ट हैं, इसमें से एक सब्जेक्ट आपका है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इसके इनफ लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, मैम ने बहुत अच्छे से ये सब्जेक्ट कवर करवाया है। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड नहीं भी रहा होगा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, जिन्होंने ग्रेजुएशन में या फिर +1 +2 में नहीं किया होगा, वो भी डेफिनेटली इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे अगर आप मैम के सेशंस को अच्छे से देखोगे। थ्योरी में भी मैम ने बहुत अच्छे से कवर करवाया है, इवन मैम ने 250-300 के अराउंड क्वेश्चन भी डिस्कस कराए हैं और सिमिलर से ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आने वाले समय के लिए सेशंस लेकर आएंगे गैप के, लेकिन अभी के लिए जितने सेशंस अपलोडेड हैं उनको देखिए अच्छे से। ठीक है, अगर वो भी सेशन आप देख लेते हो, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, और ईपीएफओ तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। 15-20 नंबर की जो गैप आनी है आपकी, वो तो आप आराम से ले लोगे। ठीक है जी, उसके बाद है आपका सेकंड सब्जेक्ट जो आपको किसी अन्य एग्जाम में नहीं देखने को मिलता, वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के भी काफ़ी इनफ लेक्चर अपलोडेड है, लेकिन आपकी डिमांड है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के आपको और सेशंस मिले, तो इसके लिए ट्यूसडे का डे रिजर्व है। ट्यूसडे आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन और साथ साथ कभी पॉलिटी के सेशंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी मैंने आपको बताया था थ्योरी भी हमें समझनी होगी, और अगर हम एक क्विक रिवीजन से पॉलिटी को करेंगे तो डेफिनेटली हमारे को एक एडवांटेज मिलेगा। 15 नंबर की पॉलिटी आनी है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन भी 15 से 20 नंबर का आना है। ठीक है, दोनों की वेटेज बराबर है। ठीक है, तो कभी इंडस्ट्रियल रिलेशन कभी पॉलिटी के सेशन आपको देखने को मिलेंगे। और ट्यूसडे नाइट का जो टाइम है डेली डोज का 9 PM का। ठीक है, और ये जो क्रैश कोर्स होगा, क्विक रिवीजन क्रैश कोर्स ईपीएफओ, इसके लिए टाइम फिक्स्ड है 3 PM। आज का सेशन लेट हो सकता है, ठीक है, किसी कारणवश, बट आपको रोजाना 3 PM का जो टाइम स्लॉट है ये फिक्स कर लो। ठीक है, इस समय आपको सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है जी, और 9 PM आपको देखने को मिलेगा डेली डोज। ठीक है जी, ये टाइम फिक्स है। और जो सुबह आता है हमारा सेशन, जो क्वांट फॉर ऑल है, इंग्लिश फॉर ऑल है, ज्योग्राफी फॉर ऑल है, पॉलिटी फॉर ऑल है, वो 9 AM। ठीक है, और 3 PM ईपीएफओ स्पेशल, ये हमारा टाइम है। ठीक है, इसमें हम स्पेशली ईपीएफओ के रिगार्डिंग ही सारे के सारे सेक्शंस कवर करेंगे। तो मंडे हमारा होगा फिक्स हिस्ट्री के लिए। ठीक है जी, ट्यूसडे होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पॉलिटी के लिए, और आपकी बहुत लंबे समय से डिमांड थी सर इकोनॉमिक्स के सेशन भी होने चाहिए कवर। ठीक है, तो अभी के लिए ईपीएफओ में जितना आपका इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है, जो मेन टॉपिक्स हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा 5 सितंबर को ऑलमोस्ट हमारे पास 8 दिन है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के सेशन भी आपको देखने को मिलेंगे वेडनेसडे का डे रिजर्व है। 3 PM आपको थ्योरेटिकल
यहाँ पर कवर होगा इकोनॉमिक्स का सेशन, ठीक है। उसके बाद डेली डोज में भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और थर्सडे आपको देखने को मिलेगा साइंस। साइंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था 5 से 6 क्वेश्चन है, हम मेनली यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करते हैं, फिर हम समझते हैं कि ये हम कर लेंगे, बट जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बी है, सी है, ए है, डी है, तो इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो मेन से टॉपिक डिस्कस करेंगे थर्सडे, और डेली डोज में साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 9 PM। थर्सडे का डे रिजर्व है, ठीक है। साइंस और कंप्यूटर यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। अब फ्राइडे को जो डे होगा आपका, वो भी आप लोगों की डिमांड थी, ठीक है। आप लोगों ने सजेशन दिया था कि वो कैप के सेशंस आपको मिलने चाहिए, तो फ्राइडे को आपको देखने को मिलेंगे वो कैप के सेशन, ठीक है जी। तो ये 60 दिन आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, अभी के लिए मैंने आपको बताया कि 60 दिन में हम किस तरह से आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप ये मत भूलिए कि EPFO के रिगार्डिंग आपके पास काफ़ी ज़्यादा सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं हमारे चैनल पर, ठीक है जी। ऑलमोस्ट हम 1000 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, और मैंने आपको स्ट्रेटेजी सेशन में भी बताया था इन 1000 क्वेश्चन में से आपको 50 से 60 क्वेश्चन तो वैसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो 50 से 60 क्वेश्चन की वेटेज है जो आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करवाए हैं, उनको तो आपने देखना ही देखना है। और एक सब्जेक्ट जो आपका है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिए, अगर आप देख चुके हैं पहले मैम के सेशन तो आप इनको दोबारा देखिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये सेशन ऐसे हैं जो आपको बार बार देखने से अच्छे से रिवाइज होंगे, ठीक है जी। तो अभी के लिए आपको समझ में आ गया कि इन 60 दिनों में हम आपकी किस तरह से हेल्प करेंगे, ठीक है। और जितने सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और जो न्यू सेशंस हैं वो तो आप देखेंगे। समय आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में एक तरह से अलार्म लगा लेना है 3 PM का, ठीक है जी। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, और हम डिस्कस करेंगे आज हिस्ट्री, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था मेनली जो हमारे टॉपिक हैं हिस्ट्री में वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से हमारे को 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हमें यूरोपियंस का आगमन नहीं समझेंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस तो हमें करना ही होगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, जस्ट एक क्विक रिवीजन लेंगे सभी की सभी टॉपिक्स की यहाँ पर, और साथ साथ जो हमारा सोशल रिफॉर्म वाला टॉपिक था जिससे हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, ये सेक्शन को भी हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और एक आपको पता होगा हरियाणा एंड पंजाब में मोस्टली फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। वैसे तो इंडिया में चल रहे हैं फार्म बिल को लेकर, ठीक है। बट अभी के लिए अगर हम समझें करंट के हिसाब से तो वो फार्म बिल से क्वेश्चन आ ही सकता है, लेकिन हिस्ट्री में भी ब्रिटिशर्स के समय में बहुत जगह फार्मर प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है। वो जो मूवमेंट होते थे उनको भी हम समझेंगे, ठीक है। वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन। यहाँ हम समझेंगे कि यूरोपियंस ने क्यों हमारे भारत में आना मुनाफी समझा, जरूरी समझा, ठीक है। अब देखिए 1453 के आसपास ओटोमन एम्पायर ने जो ये मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, जो टर्किश वाला रीजन है, वो कब्जा लिया, ठीक है। यहाँ पर टर्किश कैलिफ का रूल हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा एरिया इन्होंने कब्जा लिया, सिल्क रूट इनके कब्जे में आ गया। अब सिल्क रूट इनके कब्जे में आ गया तो यहाँ पर यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ ट्रेड कैसे करें, ठीक है। एक तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया, इनको बड़ी दिक्कत आती थी यूरोपियंस को इंडिया के साथ ट्रेड करने की, ठीक है। उसके बाद जो यूरोपियन नेशंस हैं वो अगर अरेबियन कंट्रीज़ के साथ मिलकर ट्रेड करना चाहती थी, मतलब अरेबियन कंट्री से होकर ट्रेड करना चाहती थी इंडिया में, तो यहाँ पर जो अरेबियन मर्चेंट्स थे वो इनको रूट ही नहीं बताते थे, ठीक है। और अरेबियन मर्चेंट्स यहाँ पर इनफ प्रॉफिट कमाते थे, काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट कमाते थे, इंडिया से सारे के सारे मसाला लेते थे और यूरोप में जाके बेच देते थे, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, अरेबियन मर्चेंट्स को काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्यों रूट बताएंगे यूरोपियंस को, ठीक है। तो यूरोपियंस यहाँ पर परेशान हो गए, एक तो अरेबियन मर्चेंट्स इनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और जो इनको नीड है मसाला की वो यहाँ पर ले जाकर बेच रहे हैं, और साथ साथ यहाँ पर इनको रूट भी नहीं बता रहे। तो यूरोपियंस ने यहाँ पर समझा, मेनली अगर हम बात करें पुर्तगीज़ और स्पेन की, जो यूरोपियन नेशंस की, ठीक है, इन्होंने समझा कि अगर हम कोई न्यू रूट को फाउंड करते हैं उससे होगा क्या कि हमें एक तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और ये जो अरेबियंस की मोनोपोली चली आ रही है, जो ये रेड सी वाला रीजन है, यहाँ पर ये एक तरह से मोनोपोली करके बैठे हैं, वो धीरे धीरे हम ख़त्म करें इनकी मोनोपोली, ठीक है। ऐसे तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से लूज हो जाएगा, अगर हम 10 की चीज़ 100 की खरीदेंगे तो डेफिनेटली एक टाइम में तो हमारी जो इकनॉमी है उसको भी कहीं ना कहीं लॉस होगा, और जो चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें है वो तो हम चाहे 10 की हो चाहे 100 की हो वो तो हम लेंगे ही लेंगे। मसाला इसका डेफिनेटली यूज़ होता ही था उस समय, तो यूरोपियंस ने यहाँ पर एक न्यू रूट को फाउंड करने की ठान ली, ठीक है जी। अब देखिए 2 टर्म आती हैं, इंपीरियलिज्म
और कॉलोनिज्म। ठीक है, इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, एंड आइडियोलॉजी विच परस्यूड यूरोपियन कंट्रीज टू कॉलोनाइज द न्यूली डिस्कवर्ड लैंड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर एम्पायर। ठीक है, अब आप समझिए कि यूरोपियंस जब इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है, अगर इंडिया में आएंगे तो इंडिया में कोई ना कोई रूलर रूल कर रहा होगा उस समय, है ना, क्योंकि उस समय ऐसा डेमोक्रेसी तो थी नहीं। तो अब यहाँ पर जो रूलर रूल कर रहा है तो वो अपने हिसाब से टैक्स लगाएगा। ठीक है, अगर यूरोपियन इंडिया का वो वाला रीजन कब्जा लें, ठीक है, जहाँ पर इनको ट्रेड करना है, तो इनको बेनिफिट हो जाएगा, और आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक तरह से ये वार करें या फिर एक थ्रेट बना दें कि अगर आप हमारे साथ वार करेंगे तो आप हार जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूरोपियन अपने आप को धीरे धीरे एस्टेब्लिश भी कर रहे थे। ठीक है, मतलब करना चाहते थे कि हमारे को एक तरह से टैक्स ना देना पड़े, और हमारे को अगर हम ट्रेड करें तो यहाँ पर अगर बीच में कोई भी कंट्री आए, या फिर मान लो कि ये जो रूट हम खोज रहे हैं इस रूट पर अगर कोई भी कब्जा करके बैठा है, ठीक है, उस रूट को हम इससे छुड़वा लें। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम कोई न्यू लैंड को खोज रहे हैं तो वहाँ पर हम एक अपनी कॉलोनी बनाएं। ठीक है, अब 1494 के आसपास की बात है। ठीक है, दो कंट्रीज थी यूरोप में जो उस टाइम पावर कर रही थी, और यहाँ पर मेनली क्रिश्चियन धर्म बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स रूप में चलता था। ठीक है, ऐसे समझ लो कि कट्टरपंथा था। ठीक है, कट्टरपंथी, अगर मैं यहाँ पर सही बोल रहा हूँ हिंदी में, ऑर्थोडॉक्स तरीके से ये क्रिश्चियन धर्म को मानते थे। ठीक है, दोनों ही, पुर्तगीज स्पेन ज़्यादा कट्टर था। ठीक है, तो स्पेन के जो पर्सन थे वो इंडिया को खोजते खोजते कहाँ चले गए, अमेरिका। ठीक है, आपने सुना होगा कोलंबस, ठीक है, अमेरिका चला गया था, उसने वहाँ पर जाकर वेस्ट इंडीज़ ही नाम रख दिया कि नहीं यही इंडिया है। ठीक है, बट चलिए अभी के लिए हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, फिर कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो एक पर्सन थे वास्को डी गामा, जो बार्थोलोमेओ डायस के फुटस्टेप को फॉलो करते हुए इंडिया पहुंचे थे, तो उस समय क्या हुआ, ये दो कंट्रीज़ ने एक संधि कर ली, ट्रीटी कर ली कि जो वेस्ट वाला एरिया है वो हमारा अटलांटिक ओशियन से, ठीक है, और जो ईस्ट वाला एरिया है वो पुर्तगीज़ का। ठीक है, ये लाइन आप देख रहे हो ब्राज़ील से होकर जा रही है। तो यहाँ पर मेनली जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, स्पेनिश। ठीक है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो पुर्तगीज़ के साथ थोड़ा सा ट्रेड करते थे, थोड़ा नहीं, खैर पुर्तगीज़ की काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज़ बन गई थी, अफ्रीकन नेशन में तो काफ़ी कॉलोनीज़ थी। ठीक है, तो ये जो ब्राज़ील वाला एरिया है ये किसके कब्जे में था, पुर्तगीज़ के कब्जे में था। ठीक है, ये ट्रीटी को याद रखना, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। ठीक है, टॉर्डेसिला, ठीक है, इसको एस कंसिडर नहीं होता। ठीक है, टॉर्डेसिला, ठीक है, ये 1494 में हुई थी, और किस किस के बीच में हुई थी, स्पेन और पुर्तगीज़ के बीच में। ठीक है, खैर क्वेश्चन नहीं आता, बट जस्ट आपको समझना होगा ये। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो एफर्ट्स हैं, यहाँ पर समझिए बहुत ही सिंपल सा मैप है। पुर्तगीज से सबसे पहले एफर्ट्स करे गए थे, एक पर्सन थे प्रिंस हेनरी। ठीक है, अब प्रिंस हेनरी को हम लोग हेनरी द नेविगेटर भी कहते हैं। इन भाई साहब ने सबसे पहले एफर्ट्स करी, बट सफल नहीं हुई। बट इन्हीं की फुटस्टेप को फॉलो करते हुए जो सेकंड पर्सन थे बार्थोलोमेओ डायस, वो कहाँ तक पहुँच गए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की साउथर्न मोस्ट टिप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप। ठीक है जी, अब यहाँ तक पहुँच गए कौन, बार्थोलोमेओ डायस। ठीक है, अब यहाँ से पहुँचने के बाद ये वापस चले गए। ठीक है, जब वापस गए तो इन्हीं के ही फुटस्टेप को फॉलो करते हुए एक पर्सन आए, वास्को डी गामा। ऐसा नहीं है कि एक साल में ही पहुँच जाते थे, काफ़ी समय लगता था इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए भी। ठीक है, तो वास्को डी गामा जब यहाँ तक पहुँचे, इनको कुछ गुजराती लोग मिले। ठीक है, वो गुजराती कौन थे, ये आप याद रखना नाम, अब्दुल मजीद। ठीक है, तो इनकी हेल्प से और ट्रेड विंड की हेल्प से, ट्रेड विंड मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया था बहुत हेल्प करती थी सेलर्स की, तो ट्रेड विंड की हेल्प से ये इंडिया पहुंच गए। ठीक है, इंडिया में जब ये पहुंचे कोझिकोड में या फिर कैलीकट में, यहाँ पर एक रूलर होते थे जैमोरिन। ठीक है, जैमोरिन ने बहुत ज़ोरदार स्वागत करा। जैमोरिन को लगा कि अब पुर्तगीज़ से कोई पर्सन आया तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा खासा गिफ्ट्स वगैरह लाए होंगे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक तरह से ग्रीडी रूलर थे जैमोरिन। ठीक है, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद वास्को डी गामा ने मसाला लिए, अपनी शिप में भरे, और मसाला लेकर ये कहाँ चले गए, वापस पुर्तगाल। ठीक है, तो इन्होंने एक न्यू रूट को फाउंड करा और इंडिया तक ये पहुंचने में सफल हुए। ठीक है, तभी हम लोग कहते हैं कि इंडिया को डिस्कवर किसने करा था, वास्को डी गामा ने 1498 में। ठीक है, उसके बाद पुर्तगाल से फिर से ये रिटर्न आते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पर समझनी होगी। ठीक है, अब वास्को डी गामा के बाद यहाँ पर एक पर्सन थे जिनका नाम था, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पेड्रो एल्वारेस कैब्रोल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, कंसेप्ट को समझिए। जब वास्को डी गामा यहाँ पहुँचे तो अरेबियन नेशन का अफ्रीका के इस वाले कोस्ट पे कब्जा था, जो ये वाला वेस्टर्न वाला कोस्ट है ना अफ्रीका का, यहाँ पर अरेबियन
जो कंट्रीज थी वो कब्जा करके बैठी थी, ठीक है। अब इस वाले रीजन पे अगर कब्जा होगा तो ऑब्वियसली वास्को डी गामा को बड़ी दिक्कत आई होगी। अब वास्को डी गामा क्या जब पहुंचे वापस तो वास्को डी गामा ने देखा कि जो मसाला हमारे को अरेबियन कंट्री से होकर मिलते हैं उनको अरेबियन कंट्रीज 10 टाइम्स मैक्सिमम प्रॉफिट में बेचते हैं। ऐसे समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है तो जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन के साथ ट्रेड करती थी वाया इंडिया, ठीक है, इंडिया से मसाला लेकर यूरोप में जाकर बेचती थी, वो 10 टाइम्स प्रॉफिट कमाती थी, मतलब 1000 रुपीज़ का वो सेल करती थी। इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे अरेबियन कंट्रीज, ठीक है। तो एक तो ये जाकर यहाँ क्लियर हो गया, पुर्तगीज़ ने ये देखा कि जब वास्को डी गामा यहाँ पहुँचे तो ये प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद पुर्तगीज़ के राजा चाहते थे कि हमारा डायरेक्टली यहाँ पर होल्ड हो, कि हमें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। अब डायरेक्टली होल्ड हो तो होल्ड करने के साथ साथ इनको किसको हराना पड़ेगा, अरेबियन कंट्रीज़ को, ठीक है। तो एक पर्सन थे जिनका नाम था पेड्रो एल्वारेस कैब्रोल, ठीक है। ये आए वास्को डी गामा के बाद 1500 के आसपास आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने आकर जब ये आए तो इन पर काफ़ी ज़्यादा अटैक हुए, ये कैलिकट जैमोरिन के पास आए थे, काफ़ी ज़्यादा अटैक हुए और अरेबियन जो सेलर्स थे मर्चेंट्स थे उन्होंने यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। बदले में रिटेलिएट हुआ। ऑब्वियसली अगर आप किसी को मारोगे तो वो खैर गांधी जी की विचारधारा की तरह तो थोड़ी, अगर ऐसे आप एक गाल पर मारोगे दूसरा गाल भी आगे कर देगा, ठीक है। वो तो खैर महान व्यक्ति थे गांधी जी। तो अब यहाँ पर इन्होंने रिटेलिएट करा कैब्रोल ने, और कैब्रोल ने बहुत सारी शिप्स को कब्जे में ले लिया और जो अरेबियन पीपल है इनको मारना शुरू कर दिया। एक तरह से बम्बिंग यहाँ पर शुरू कर दी, ठीक है। अब बमबारी हुई तो जो जैमोरिन थे वो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है, जब से पुर्तगीज आए पूरा का पूरा एरिया ही अनस्टेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो जैमोरिन थे वो भी अरेबियन के फेवर में थे, क्योंकि अरेबियन काफ़ी अच्छा खासा टैक्स देते थे जैमोरिन को। अब पुर्तगाल ने यहाँ पर समझा कि अगर हमें इस्टेब्लिश होना है तो हमें अरेबियंस की पावर को मिनिमाइज़ करना होगा, सप्रेस करना होगा। वास्को डी गामा फिर से भारत आते हैं, ये पर्सन के बाद जो मैंने अभी आपको बताया था, कैब्रोल के बाद, ठीक है। कैब्रोल ने रिवेंज लिया, उसके बाद वास्को डी गामा फिर से वापस आए। अब वास्को डी गामा कब वापस आते हैं ये आप याद रखेंगे 1502 में, ठीक है। ये देखिए वास्को डी गामा टू मेड ए सेकेंड ट्रिप 1502। और वास्को डी गामा आने के बाद यहाँ पर वास्को डी गामा ने बहुत सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया, ठीक है। उस समय भी हज की यात्रा होती थी, आपको पता है मक्का मदीना बहुत ही फेमस साइट है और रिलीजियस प्लेस है। अगर हम इस्लाम की दृष्टि से देखें तो मक्का मदीना से कुछ लोग वापस लौट कर आ रहे थे, बिल्कुल ऐसे समझ लो निहत्ते लोग जिनको कोई भी लेना देना नहीं है इन सेलर से, ये पूरे पूरे ट्रेड से वापस आ रहे थे। तो वास्को डी गामा ने उनको मारना शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मर गए जो बिल्कुल ऐसे समझ लो निर्दोष थे, ठीक है। और यहाँ पर अरेबियंस को सप्रेस करने के लिए वास्को डी गामा ने काफ़ी ज़्यादा रिटेलिएट करा, ठीक है, एक तरह से रिवेंज लिया। अब रिवेंज लिया तो ये अरेबियंस क्या हो गए, यहाँ पर सप्रेस्ड हो गए, कमज़ोर हो गए। वास्को डी गामा ने अपने आप को स्टैब्लिश करा, मतलब पुर्तगीज़ को स्टैब्लिश किया। कैलिकट में इन्होंने फर्स्ट अपनी एक ट्रेडिंग स्टेशन खोला, एक तरह से वेयर हाउस खोल दिया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने एरिया को एक्सपेंड करा और जैमोरिन को समझाया कि हमारे साथ ट्रेड करना आपके लिए मुनाफिस है, ठीक है। अब पुर्तगीज़ अपने आप को धीरे धीरे यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसके बाद पुर्तगीज़ के किंग को लगा कि अब इंडिया में हमें एक परमानेंट गवर्नर अपॉइंट करना होगा, अदरवाइज हम इंडिया में जो एरिया में वास्को डी गामा अपनी एक तरह से पकड़ बनाकर आए हैं वो हम धीरे धीरे खो देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पुर्तगीज़ के राजा थे उन्होंने एक गवर्नर अपॉइंट किया जिनका नाम था फ्रांसिस्को डे अल्माइडा, ठीक है। यहाँ पर डे अल्माइडा लिख लेना, फ्रांसिस्को डे अल्माइडा। अब ये फर्स्ट गवर्नर हुए पुर्तगीज़ के। अब इनके समय क्या हुआ, बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है, या फिर मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने अपनी एक पावर को यूनाइट कर लिया, ठीक है। और इनके समय में 2 वार हुए। एक तो था 1508 में बैटल ऑफ चोल, बैटल ऑफ चोल, ठीक है। इसमें कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं वो यूनाइट हुई। एक तो टर्की के रूलर यहाँ पर यूनाइट हो गए, ठीक है, मतलब टर्की कालीफा यूनाइट, और उसके बाद इजिप्ट ये भी यूनाइट हो गए, और एक गुजरात के उस टाइम रूलर हुआ करते थे आदिल शाह, ठीक है, ये भी मुस्लिम थे। तो ये यूनाइट हो गए, इन्होंने एक टीम बना ली, ठीक है जी। और एक टीम बनाकर इन्होंने किसके ऊपर अटैक किया, जो यहाँ पर फ्रांसिस्को डे अल्माइडा, एक तरह से आप पुर्तगीज़ कंसिडर कर सकते हैं। अब ये जो वार था बैटल ऑफ चोल वाला जो 1508 में हुआ था, ये पुर्तगीज़ हार जाते हैं। और कौन कौन हराते हैं इनको, टर्की, इजिप्ट और गुजरात के रूलर मिलकर, ठीक है जी। उसके बाद 1509 में पुर्तगीज़ के साथ एक और बैटल हुई। इस बैटल को अगर हम देखें यहाँ पर कौन कौन से रूलर
यूनाइट हुए, एक तो इजिप्ट, ठीक है, यहाँ पर मैं ई लिख रहा हूँ तो आप इजिप्ट यहाँ पर कंसीडर कर लेना और साथ साथ नोट्स बनाते रहना, ठीक है जी। उसके बाद इजिप्ट, गुजरात के आदिल शाह, ठीक है जी। उसके बाद जैमरीन ऑफ कैलिकट, ठीक है। ये तीनों ने मिलकर पुर्तगीज के खिलाफ अटैक करा, यहाँ पर हम वर्सेस लिख देते हैं, ठीक है। और पुर्तगीज ये बैटल जीत जाते हैं और इस बैटल को हम किस नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ डीयू, बैटल ऑफ डीयू, ठीक है जी। अब ये बैटल जब जीतते हैं पुर्तगीज, तो पुर्तगीज अपने आप को एक तरह से एस्टेब्लिश कर लेते हैं यहाँ पर अच्छे से। उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर आते हैं अल्फेंसो डे अल्बुकर्क। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो फ्रांसेस्को डे अल्मेडा थे, इन्होंने अरेबियन को कम्प्लीटली यहाँ पर सप्रेस्ड किया और ये पूरा का पूरा जो इंडियन ओशियन है और अरेबियन सी वाला रीजन है, यहाँ पर इन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है जी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब अगर यहाँ से कोई भी पर्सन अगर ट्रेड करना चाहता है या इस पूरे के पूरे लिंक को यूज़ करना चाहता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा पुर्तगीज़ पर। पुर्तगीज़ ने एक तरह से मोनोपोली कर ली यहाँ पर, ठीक है। और एक पॉलिसी बना दी ब्लू वाटर पॉलिसी। ये किसने बनाई थी, याद रखना, फ्रांसेस्को डे अल्मेडा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर बने अल्फेंसो डे अल्बुकर्क। इन भाई साहब को कहा जाता है रियल गवर्नर ऑफ पुर्तगीज़, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम कैप्चर किया एक ऐसा एरिया जिसको कंप्लीटली इन्होंने एनेक्स कर लिया, ठीक है। बीजापुर के सुल्तान थे, ठीक है। बीजापुर के सुल्तान से यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया कब्जा लिया और जो गोवा वाला एरिया है, ठीक है जी, गोवा में इन्होंने पूरा का पूरा अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है जी। अब उसके बाद ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर अटैक नहीं हुए थे, होते रहते थे, बट अल्बुकर्क ने अपने आप को यहाँ पर अच्छे से इस्टेब्लिश करा। जो मलक्का वाला रीजन है वो इन्होंने एनेक्स कर लिया। अब मलक्का वाला रीजन कौन सा है, जो ऐसे समझ लो आप इंडोनेशिया में ये आइलैंड का काफ़ी अच्छा एक रीजन है मलक्का, ये वाले रीजन इन्होंने कब्जा लिया, ठीक है जी। उसके बाद आप याद रखना सिलोन, श्रीलंका वाला एरिया इन्होंने कब्जा लिया। साथ साथ एक इन्होंने फोर्ट भी बनाया कैलिकट में, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन कब्जाए थे, जैसे ईस्ट अफ्रीका वाला रीजन इन्होंने कम्प्लीटली कब्जा लिया था। और रेड सी वाला जो ईरान के साथ मिलकर एक रेड सी वाला कनेक्ट करता था यूरोपियन कंट्रीज़ और एशिया को, वो इन्होंने एनेक्स कर लिया, ठीक है। और इन्होंने एक कार्टोज सिस्टम भी चलाया, कार्टोज सिस्टम अल्बुकर्क ने। कार्टोज सिस्टम क्या है, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, एक तरह से मोनोपोली कर दी थी। और ये मोनोपोली पुर्तगीज़ की कब से कब तक चली, आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं 1510 से ये 1595 तक। ये वाला जो एरिया है जो कम्प्लीटली आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे सॉरी अरेबियन सी और इंडियन ओशियन वाला ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा पुर्तगाल के कब्जे में रहा, ठीक है। कब से, लगभग 80 से 85 साल तक, ठीक है जी। इतना बड़ा एरिया इन्होंने कब्जा के रखा। इनकी नेवी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं। अब जो ये दो कंट्रीज़ थी, स्पेन और पुर्तगीज़, ठीक है, यहाँ पर माफ़ करना मैं बताना भूल गया, ये जो दो कंट्रीज़ थी ये क्यों चाहती थी अपने आप को एक्सपेंड करना, एक रीज़न था यहाँ पर एक्सपेंड करने का। देखो, हर कंट्री को चाहिए वो एक्सपेंड करे, ठीक है, मतलब हर कंट्री की एक मंशा होती है, ठीक है। तो तीन यहाँ पर आप कंसीडर करके चलेंगे, गोल्ड एंड ग्लोरी, ठीक है जी। गोड क्या है, एक तो हम दूसरे रीजन में जाके स्प्रेड करें क्रिश्चियनिटी को, ठीक है, क्रिश्चियन धर्म को हम फैलाएं, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ क्या हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं। ऑर्थोडॉक्स समझते हो आप, जो एक तरह से कट्टरपंथी होती हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ लो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि क्रिश्चियन को लेकर कट्टरपंथी है ये नेशन, ठीक है, या फिर इस्लाम को लेकर है, हिंदुज़म को लेकर खैर बहुत ही कम लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स यहाँ पर रीजन था क्रिश्चियन, और ये चाहते थे कि वर्ल्ड वाइड जहाँ पर भी ये रूल करें वहाँ पर क्रिश्चियन धर्म ही डोमिनेट करे, ठीक है। उसके बाद गोल्ड, ऑब्वियसली पैसा कमाना चाहते थे। जो इंडिया में प्रीसियस मेटल थे और मसाला थे, ठीक है, स्पाइसेस थे, उस पर ये अपना हक रखना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद ग्लोरी, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करो, ठीक है। तो मेनली इनकी यही मंशा थी, ठीक है जी। और यहाँ पर देखिए जो अल्बुकर्क क्यों हैं, अल्फेंसो डे अल्बुकर्क क्यों, जिन्होंने रूल करा 1509 से लेकर 1550 तक। इनके रूल में एक चीज़ अच्छी रही कि जो पुर्तगीज़ थे उन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन करा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल रूलर रहे हैं पुर्तगीज़ की तरफ से वो यही थे, ठीक है। इन्हीं के समय में सबसे ज़्यादा इन्होंने एक तरह से एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। उसके बाद गोवा इन्होंने जीत लिया बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से, और अल्बुकर्क ने ही सती प्रथा को ख़त्म करा था, जो सती प्रैक्टिस है,
ठीक है, उसको भी एल्बेक्रुक्यू ने ख़त्म किया था। एक कर्नाटका वाला रीजन है भटकल, ये भी इन्होंने जीत लिया था। ठीक है जी, और भटकल का रीजन जीत नहीं लिया था, ये भटकल का रीजन ऐसे समझ सकते हो आप, विजयनगर के जो रूलर थे कृष्णा देव राय, आपने डेफिनेटली सुना होगा इनका नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है, क्योंकि अगर हम देखें इन्होंने पूरा का पूरा एरिया कब्जा लिया था और सबसे ज़्यादा इनके ही समय में विजयनगर एम्पायर एक्सपैंड हुआ था। ठीक है, तो भटकल वाला रीजन इन्होंने ले लिया था कृष्णदेव राय से। ठीक है, उसके बाद दमन को इन्होंने कब्जाया, फिर बॉम्बे का जो वेस्टर्न कोस्ट वाला रीजन है वो इन्होंने कब्जा लिया। उसके बाद एक जगह है सेंथोम, ये सेंथोम आपको मद्रास के पास देखने को मिलेगी, ये एरिया इन्होंने कब्जा लिया एल्बेक्रुक्यू ने। और हुगली, ठीक है, हुगली वाला एरिया भी इन्होंने कब्जा लिया। ठीक है जी, एक तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम देखें इंडिया के मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट सेकंड में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये वाला रीजन ऐसे समझ लो, ये दीव से लेकर ये जो आपको मैं यहाँ पर लाइन बना रहा हूँ, ये हुगली तक, ये पूरा का पूरा एरिया पुर्तगीज के कब्जे में था। ठीक है, हुगली तक इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया था, इतना ज़्यादा इन्होंने एक्सपेंड किया। और एल्बेक्रुक्यू के समय में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था पुर्तगीज का। ठीक है, डेट्स वाई इनको रियल फाउंडर कहा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें नीनो दे कुन्हा, ये जो गवर्नर थे इनके समय में क्या हुआ, इनके समय बस आपको याद रखना है पुर्तगीज़ की जो कैपिटल है वो शिफ्ट हुई थी परमानेंटली कोचीन टू गोवा, सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो शिफ्ट हो गया था। ठीक है, यहाँ से गोवा। उसके बाद जो दीव है इसको एक्वायर कर लिया था, एक बासिन की ट्रीटी हुई थी। ठीक है, 1534 में ये वाला एरिया इन्होंने ले लिया था बहादुर शाह ऑफ गुजरात से। ठीक है जी, और फिर लेटर ऑन इन्होंने 1559 में पुर्तगीज़ ने दमन को भी कब्जा लिया था। और दमन और दीव आप सब जानते हैं, जो गोवा वाला रीजन है वो इन्होंने बहुत ही लेट छोड़ा था। जवाहरलाल नेहरू जी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे 1961 में, और सबसे लेट ही गए हैं ये पुर्तगीज़। ठीक है जी, उसके बाद जो नीनो दे कुन्हा है, इनके समय में जो हमारा इंडिया का जो टेरिटरी इन्होंने कब्जाया था, इसको ये क्या बोलते थे, एस्टेडो दा इंडिया। ये पुर्तगीज़ का वर्ड है, इसका मतलब है पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया, ऐसे समझ लो आप, एस्टेडो दा इंडिया। ठीक है, ऐसे समझ लो कि नीनो दा कुन्हा ने इंट्रोड्यूस करा था एस्टेडो दा इंडिया। ठीक है जी, उसके बाद फेमस जीसस सेंट आए फ्रांसिस्को जेवियर। ठीक है जी, और ये किसके समय में आए थे, अल्फेंसो डिसूजा के समय में आए थे। और इनका एक फेमस चर्च भी है, कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने आपको क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है फ्रांसिस्को जेवियर का कहाँ पर है चर्च। ठीक है, और 1639 में पुर्तगीज़ फर्स्ट टाइम हार गए थे हुगली वाला रीजन। ठीक है, और किससे हारे थे, शाहजहाँ, शाहजहाँ के एक पर्सन होते थे, शाहजहाँ के नोबल होते थे, उनसे हार गए थे। ठीक है, ये नोबल को आप एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, तो आ जाता है समटाइम्स। ठीक है, अभी के लिए मैं ये नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, तो उनसे ये रीज़न हार गए थे। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम देखें जो ये हमारे 1661 में पुर्तगीज़ हैं, इन्होंने बॉम्बे को एक तरह से डॉवरी गिफ्ट कर दिया था। मतलब पुर्तगीज़ के जो राजा थे उनकी सिस्टर की शादी हुई थी, कैथरीन नाम था इनकी सिस्टर का। ठीक है, कैथरीन की शादी हुई थी किसके साथ, चार्ल्स सेकंड कहाँ के राजा थे, इंग्लैंड के। ठीक है, इनके साथ जब शादी हुई तो बॉम्बे को एज अ डॉवरी गिफ्ट करा था पुर्तगीज़ ने, किनको, इंग्लैंड को। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि सभी कंट्रीज़ ने अपनी एक कंपनी को भेजा। ठीक है, लेकिन पुर्तगीज़ का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही यहाँ पे रूल कर रहा था। अगर हम ब्रिटिशर्स का समझे, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कब रूल स्टार्ट करा था, 1857 की रिवोल्ट के बाद। लेकिन पुर्तगीज़ का स्टार्टिंग से ही एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर रूल कर रहा है, कोई कंपनी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पर। ठीक है जी, और उसके बाद चार्ल्स सेकंड, ये आपने नाम याद रख लेना, ये नाम जो शाहजहाँ के नोबल थे कासिम खान। ठीक है, ये ऐसे नाम थोड़ा सा भूल जाते हैं बट याद रखना है आपको, कासिम खान नाम था इनका। ठीक है जी, उसके बाद कैथरीन की जब शादी होती है तो ब्रिटिशर्स को ये दे देते हैं। बाद में इंग्लैंड के राजा समझते हैं कि हम तो इंडिया कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि उस समय तो यहाँ पर एक ही इंग्लैंड की तरफ से कंपनी थी जो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही थी। वैसे तो पहले ट्रेड ही कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के महाराजा ने 1668 में 10 पाउंड्स पर ये रेंट पे दे दिया, बॉम्बे वाला रीजन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको याद रखना आप। उसके बाद एल्बेक्रुक्यू के बाद कोई भी पुर्तगीज़ का गवर्नर आया ही नहीं जो इंडिया में अपना एक तरह से डोमिनेट कर सके। वैसे तो खैर काफ़ी लंबे समय के लिए पुर्तगीज़ का रूल चला, एक तरह से पुर्तगीज़ ने अपने आप को स्टैब्लिश करा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग रूलर कभी भी नहीं आया एल्बेक्रुक्यू के बाद। ठीक है जी, और
पुर्तगीज़ को सबसे ज़्यादा वीक करा डच ने, ठीक है। डच ने सभी के सभी जो फोर्ट्स हैं, मालाबार कोस्ट आपको पता ही होगा, मानसून सबसे पहले हिट करता है ये वाले रीजन में, केरला में है मालाबार कोस्ट, ठीक है। ये वहाँ पर जितने भी पुर्तगीज़ के फोर्ट थे उनको कब्जा लिया, और पुर्तगीज़ से जो इनकी पावर है वो छीनने वाले भी कौन थे, डच थे, ठीक है। ये एक टाइमलाइन है, इसको अच्छे से आप लोग देख लेना तो आपको एक रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम देखें डिक्लाइन क्यों हुआ पुर्तगीज़ का, मेनली रीज़न क्या था कि पुर्तगीज़ इतना ज़्यादा अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाए। देखिए इंडिया में उस समय आए जिस समय कोई भी यूरोपियन पावर नहीं थी, फिर भी इंडिया में ब्रिटिशर्स ही क्यों सफल हुए, पुर्तगीज़ का क्या रीज़न रहा कि वो अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पाए या ब्रिटिशर्स की तरह रूल नहीं कर पाए। एक तो ये ज़्यादा अच्छे से रूल नहीं कर पाते थे, ठीक है, और लिमिटेड से एरिया में सीमित थे, ठीक है, मसाला में ही इनका ट्रेड रहता था। और जब डच आए तो डच की जो एक तरह से पॉलिसी थी, या डच अपने आप को यहाँ पर एक्सपेंड करना चाहता था, तो डच ने इनका एक्सपेंशन रोका, ठीक है। साथ साथ इनकी जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी इन पुर्तगीज़ को ज़्यादा एक्सपेंड होने नहीं दे रहे थे, ठीक है। चलिए डिक्लाइन के मेन से रीज़न देख लेते हैं। एक तो रिलीजियस इंटरफेरेंस इन्होंने बहुत ज़्यादा कर लिया था, क्योंकि जब फ्रांसिस्को डे अल्माइडा आए हैं, फ्रांसिस्को डे अल्माइडा जो पुर्तगीज़ के फर्स्ट गवर्नर थे, उनको लगा कि हम पुर्तगीज़ से कुछ स्पेशल यहाँ पर जो मैन हैं, ठीक है, वुमेन नहीं, ओनली मैन, उनको बुलाते हैं और उनको यहाँ पर एक तरह से मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट तो नहीं मैं कहूँगा, गलत हो जाएगा, एनकरेज करते हैं, ठीक है, एनकरेज करते हैं कि वो इंडियन वुमेन्स के साथ शादी करें, ठीक है। अगर वो इंडियन वुमेन्स के साथ शादी करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी है वो एक तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इंडियन गर्ल्स अगर शादी करेंगी पुर्तगीज़ के साथ तो डेफिनेटली वो कौन से धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्रिश्चियन धर्म में, ठीक है। और साथ साथ इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए बहुत सारे यहाँ पर क्या बुला लिए, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ठीक है जी। तो रिलीजियस इंटॉलरेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था पुर्तगीज़ ने। अब आप खुद समझिए, इंडिया में हिंदू और मुस्लिम मेनली दो ही रिलीजन है, ठीक है, सनातन धर्म और इस्लामिज़म। अब ये जो दो धर्म हैं मेनली अगर हम बात करें, वैसे सिखिज़म भी है, बुद्धिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है और पारसी भी है, ठीक है, बहुत सारे धर्म हैं। लेकिन अगर हम मेन बात करें हिंदू और मुस्लिम, अगर आप रिलीजन इंटरफेरेंस करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिटेलिएट देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो भड़केंगे, ठीक है, उनकी भावना को आप आघात करोगे। तो एक तो मेनली इनकी डिक्लाइन का ये भी रीज़न रहा। सेकेंडली पायरेसी, ये किसी और को हुकूमत करना ही नहीं चाहते थे, पूरा का पूरा रीजन इन्होंने कब्जा लिया, ब्लू वाटर पॉलिसी मैंने आपको बताया, तो एक तो ये भी रीज़न था। अब देखिए आप पूरा का पूरा एरिया कब्जा लेंगे, उसके बाद आप किसी और को यहाँ पर ट्रेड करने नहीं देंगे, और जो भी ट्रेड करने आएगा उससे आप हैवी टैक्स लोगे, तो आपके दुश्मन तो यहाँ पर आप पे अटैक करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस इन ट्रेड, वही आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद ब्राज़ील वाला रीजन है, ये उसमें ही उलझ के रह गए, ठीक है। चलिए अभी के लिए अगर हम समझे पुर्तगीज़ ने हमें गिफ्ट क्या कह दिया, एक तो तंबाकू, पोटैटो, टोमेटो, पाइनएप्पल, कैश्यू, ये सभी की सभी पुर्तगीज़ की देन है, ठीक है। पुर्तगीज़ ने इंट्रोड्यूस करा था, और काफ़ी अच्छे ऐसे समझ लो आप, कोकोनट की भी काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ भी पुर्तगीज़ की देन है। फर्स्ट जो प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लगी थी गोवा में, वो भी पुर्तगीज़ की देन है, 1556 से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट साइंटिफिक वर्क ऑन इंडियन मेडिकल प्लांट्स, ये भी बेसिकली पुर्तगीज़ के समय में हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद हम देखें डच से खैर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट हमें समझना पड़ेगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब हमारे इंडिया में बेसिकली आई थी, 1602 में। इनको 21 सालों के लिए परमिट मिला था डच पार्लियामेंट से, ठीक है, एक चार्टर एक्ट के थ्रू, ठीक है जी। और उसके बाद पुर्तगीज़ से डच ने सभी की सभी बैटल जीत लिए, और पुर्तगीज़ को धीरे धीरे कमज़ोर करा डच ने, और मोस्ट डोमिनेंट यूरोपियन ट्रेड पावर बन गया था। मतलब एक तरह से पुर्तगीज़ को कमज़ोर करके ऑब्वियसली जो मद्रास वाला, चेन्नई वाला, या फिर आप ऐसे समझो साउथन वाला रीजन है, ये सारा का सारा कब्जा लिया था डच के लोगों ने, ठीक है जी। उसके बाद हेडक्वार्टर बनाया था डच कंपनी ने अपना पुलिकेट, ये आपको तमिलनाडु के रीजन में देखने को मिलेगा। देखो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या आते हैं कि डच की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी, मसूलीपट्टनम में 1605 में। और जो फैक्ट्रीज है ना इनकी, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो आपने ईयर भी याद रखने हैं। मसूलीपट्टनम 1605, पुलिकेट 1610, सूरत 1616, उसके बाद चिनसुरा 1653, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कराईकल, कसीम बाजार 1659, ठीक है। उसके बाद कोचिन 1663। और डच को किसने वीक करा था, इंग्लिश ने, ठीक है जी। ऐसे आप समझ सकते हो, पुर्तगीज़, उसके बाद डच, ठीक है जी, उसके बाद इंग्लिश, और उसके बाद फ्रांस, ठीक है। जैसे PDF हम लोग एक ऐसे शॉर्ट में समझ सकते हैं। देखो पुर्तगीज़ को वीक किसने करा, डच ने। डच को किसने वीक करा,
ब्रिटिशर्स ने। फ्रांस को किसने वीक करा? ब्रिटिशर्स ने, इंग्लिशमैन ने, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो। उसके बाद है डेनिश, यहाँ से तो खैर क्वेश्चन आते ही नहीं है। डेनिश फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1660। इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करा था ट्रैंकबार में, तमिलनाडु में 1620 में। फिर सिरमपुर बंगाल में इन्होंने अपनी एक वेयर हाउस फैक्ट्री खोली 1676 में। सिरमपुर को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर भी बनाया, लेकिन ये अपनी पावर को ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं कर पाए थे यहाँ पर इंडिया में, और इनको सभी की सभी जो इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पर या फिर वेयर हाउस खोले थे उनको इन्होंने सेल करना पड़ा, ब्रिटिशर्स को सेल करके चले गए थे 1845 में। तो डेनिश यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय के लिए रूल नहीं कर पाए थे। उसके बाद है ब्रिटिशर्स। देखिए, ब्रिटिशर्स को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए अगर हम समझें 1601 या 1600 से लेकर 1717 तक ब्रिटिशर्स इंडिया में सिर्फ ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स की कोई भी मंशा नहीं थी कि इंडिया में वो पॉलिटिकल अपने आप को एस्टैब्लिश करें, बट धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को लगा जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज अपने आप को एस्टैब्लिश कर रही हैं और इंडिया में यहाँ पर अब औरंगजेब के बाद जो मामला है वो गड़बड़ा गया है, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा सक्सेसर हुआ नहीं जो काफ़ी अच्छे से अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाओ, और धीरे धीरे वीक हो रहा है ये पूरा का पूरा रीज़न। तो ब्रिटिशर्स की वहाँ से मंशा बदली, ठीक है। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1599 में इनको रॉयल चार्टर एक्ट से मतलब परमिशन मिली। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने परमिशन दी कि आप 15 साल के लिए भारत में जाएं और ट्रेड करें, ठीक है जी। अब ये जब 15 साल के लिए इनको परमिशन मिली तो इन्होंने फर्स्टली अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, बट ये एस्टैब्लिश कर नहीं पाए क्योंकि उस समय हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे अकबर। अकबर किसके साथ इन्फ्लुएंस थे, मतलब किसके साथ ट्रेड करना पसंद करते थे? पुर्तगीज़ के साथ, ठीक है। आपको एक बात बता दूँ, पुर्तगीज़ का इतना बड़ा होल्ड था ये पूरे के पूरे रीजन में, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन वाले में, जो ये आप वाटर बॉडी लगा सकते हो इंडिया की। यहाँ पर अगर मुगल्स भी ट्रेड करते थे किसी अन्य नेशन के साथ, ठीक है, यहाँ से, तो उनको पुर्तगीज़ को काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो पुर्तगीज़ और जो मुगल्स थे वो एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो एक फ्रेंडली थे, ठीक है। तो अकबर ने मना कर दिया। अब अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में, ठीक है, आप सब जानते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये ट्रिक आपने याद रखनी है। बाबर ने रूल करा था 1526 से लेकर 30, ठीक है जी। हुमायूं ने रूल करा 30 to 40, उसके बाद 55 to 56, ठीक है जी। सॉरी यहाँ पर 56 है, 1555 से 1556। उसके बाद आया अकबर। अकबर ने रूल करना स्टार्ट करा 1556 से लेकर 1605। देन आया जहांगीर 1605 से 1627, ठीक है जी। उसके बाद आया शाहजहाँ। शाहजहाँ ने 1627 से लेकर 1658 तक। फिर यहाँ पर वार ऑफ सक्सेशन, ठीक है। बट चलिए हम तो यहाँ पर यही देख रहे हैं कि कौन किसने रूल करना स्टार्ट करा। औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 फिर रूल करना स्टार्ट करा। बहादुर शाह 1, जहांगीर शाह, फारूक सिहार, मोहम्मद शाह रंगीला, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिक्लाइन तो हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो, अकबर ने मना कर दिया। अब नेक्स्ट रूलर कौन बना अकबर के बाद? जहांगीर। अब जहांगीर के समय में 1608 में एक पर्सन आए जिनका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये वाया गुजरात होकर आगरा पहुंचे और आगरा में जहांगीर से इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में बात करी। जहांगीर इम्प्रेस्ड हो गए कि भाई एक गोरा पर्शियन बोल रहा है, ठीक है। तो ये इतना इम्प्रेस्ड हो गए, इन्होंने एक टाइटल भी दे दिया, गोरा खान, नहीं सॉरी फरंगी खान, ठीक है, गोरा खान नहीं फरंगी खान, ठीक है। तो अब ये टाइटल देने के बाद जहांगीर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए। जहांगीर ने परमिशन दे दी, बट पुर्तगीज़ ने दबाव बनाया कि नहीं आप इनको परमिशन नहीं दे सकते। तो जहांगीर ने जो राइट्स दिए थे ब्रिटिशर्स को वो वापस ले लिए। पुर्तगीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो परेशान हो गए, करें तो करें क्या, ठीक है। तो 1616 में ब्रिटिशर्स के जो बेसिकली एक तरह से जो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते थे वो ये कर पाए और जहांगीर को कन्विंस्ड कर लिया इन्होंने, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कन्विंस्ड किया था 1630 में, सर थॉमस रॉय, ठीक है। 1613 में कन्विंस किया था, ठीक है। 1616 में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी मसूलीपट्टनम में, और फिर उसके बाद हिराईपुर बालासोर उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी, ठीक है। फिर इनको मद्रास वाला रीजन लीज में मिल गया 1639 में, और इन्होंने मद्रास में एक फोर्ट भी बनाया, सेंट जॉर्ज इन मद्रास, ठीक है जी। और एक तरह से इनका हेडक्वार्टर बन गया वो। फिर बॉम्बे इनको मैंने आपको बताया कि कैथरीन जो थी पुर्तगीज़ की महारानी, मतलब जो राजा की बहन थी, वो उन्होंने एक डॉवरी गिफ्ट दिया था जेम्स चार सेकंड को, ठीक है। तो
इनको 10 पाउंड में बॉम्बे में मिल गया था ट्रेड करने के लिए 1668 में, ठीक है जी। उसके बाद औरंगजेब ने इनको परमिशन दी, फरमान दिया कि आप ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में, लेकिन औरंगजेब को कहीं पर लगने लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो औरंगजेब इनसे नाराज़ हो गया। फिर औरंगजेब को इन्होंने यहाँ पर कन्विंस किया कि हम ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ ट्रेड करने आए हैं, तो औरंगजेब ने इनको लेटर ऑन परमिशन दे दी थी। 1619 में औरंगजेब ने जो बंगाल वाला रीजन है, ठीक है, जैसे जो सूतानुती विलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट विलेज था ये, ठीक है, ये हो गया, और एक कैलीकटा हो गया, और एक गोविंदपुर हो गया, जिसको मिलाकर आप आज की डेट में कोलकाता बोलते हो, ठीक है जी, या फिर कैलकाटा बोलते हो। ये पूरा का पूरा रीजन इनको दे दिया ट्रेड करने के लिए, ठीक है जी। लेकिन जब औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, ठीक है, उसके बाद जो राजा होते हैं बहादुर शाह 1, फिर जो ब्रिटिशर्स के नोबल हैं वो भी मुगल्स के जो नोबल हैं वो भी मुगल से अपने आप को एक तरह से आज़ाद कराना चाहते हैं। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स को लगता है हम धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करें, और ये एक्सपेंड कब करने में सफल होते हैं, जब फारूक सियार को एक डिसीज़ हो जाती है, और ये डिसीज़ के लिए फारूक सियार हेल्प लेता है ब्रिटिशर्स की, और फारूक सियार ठीक हो जाता है। देन फारूक सियार इनको ट्रेड फ्री करने की परमिशन दे देता है। ट्रेड फ्री करने की नहीं, सिर्फ 3000 रुपीज़ में 3 एरिया दे देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। अब बिहार वाला रीजन इनको दे दिया, बंगाल वाला रीजन दे दिया, उड़ीसा वाला रीजन दे दिया सिर्फ 3000 रुपये में, ठीक है, और 10,000 रुपये में दे दिया इनको रीजन गुजरात वाला, ठीक है। बॉम्बे वाले रीजन में भी इनको बहुत कम पैसे में ट्रेड करने के लिए दे दिया। तो फारूक सियार ने बेसिकली ब्रिटिशर्स की जो एक मंशा थी उसको धीरे धीरे एस्टेब्लिश करने में हेल्प करी, ठीक है। और आपको पता ही है मुगल्स में कोई ऐसा रूलर रहा ही नहीं है औरंगजेब के बाद जिसने जो मुगल्स का पूरा किंगडम है उसको संभाल के रखा हो, ठीक है। धीरे धीरे इन्हीं के नोबल्स थे वो अपने आप को आज़ाद करने लग गए थे। तो ये टाइम लाइन को आपने अच्छे से देखना है जो हमने डिस्कस करा है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा मैंने क्या आपको बताया। लेकिन एक पॉइंट है जो हमने डिस्कस नहीं करा, वो क्या है, हुगली वाला रीजन जो पुर्तगीज थे वो हार गए थे, ठीक है। तो हुगली वाला रीजन कब हारे थे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी थी फ्रेंच। देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इसका जो नाम है फ्रेंच में वो अजीब सा है, ये आप एक बार देख लेना, ये नाम फ्रेंच में इसको बोला जाता है। 1664 में इन्होंने अपने आप को इंडिया में इस्टेब्लिश करा अंडर कॉलबर्ट एक मिनिस्टर थे, और वहाँ के रूलर कौन थे फ्रांस के उस टाइम, लुइस 14, ठीक है जी। इन्होंने अपने आप को फर्स्टली इस्टेब्लिश कहाँ करा था, सूरत में 1668 में, देन मसूलीपट्टनम में 1669 में, ठीक है जी। फ्रांसिस मार्टिन फाउंडेड पौंडीचेरी इन 1673 एंड बिकम फर्स्ट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। और इन्होंने धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रीज भी इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी, ठीक है। दे डेवलप अ फैक्ट्री इन चंद्र नागौर, ठीक है। फ्रेंच ऑक्यूपाइड मॉरिशियस इन्होंने कब्जा लिया, माहे वाला रीजन कब्जा लिया मालाबार कोस्ट में, कराइकल वाला तमिलनाडु रीजन में कब्जा लिया, जो पौंडीचेरी है ना आज का, वो सारा का सारा इन्होंने फ्रांस वालों ने कब्जा लिया, ठीक है। और फ्रांस के सबसे जो पावरफुल गवर्नर थे डुप्लेक्स, इनको हम खैर अभी डिस्कस भी करेंगे, 1724 में ये आए, ठीक है। इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रांगली इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, और इनको समझ में आ गया कि अगर हमारे बीच में कोई आ सकता है तो वो है ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पर या तो डोमिनेट करेंगे या फिर फ्रांस डोमिनेट करेगा, और इंडिया में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर भी ब्रिटिशर्स और फ्रांस की कॉलोनीज बनी हुई थी वहाँ पर ये आपस में भिड़ना शुरू हो गए, मतलब इनके जो बैटल्स हैं वो होना शुरू हो गए थे, ठीक है। और इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्नाटकी वार्स, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कर्नाटकी वार का अगर हम बैकग्राउंड देखें, अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि चलिए फर्स्ट कर्नाटकी वार को समझते हैं। 1740s में क्या हुआ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। एक पर्सन थे जिनका नाम था ऑस्ट्रिया के ये राजा थे, ठीक है जी, 10 सेकेंड सॉरी। तो ऑस्ट्रिया के राजा थे ये, वार ऑफ सक्सेशन हुआ यहाँ पर, ठीक है जी। अब वार ऑफ सक्सेशन कब हुआ, मतलब ऑस्ट्रिया के राजा की डेथ हो गई, ठीक है। और ऑस्ट्रिया में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, यहाँ पर एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था, जस्ट ए सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पर एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था बारबोन डायनेस्टी, ठीक है जी, बारबोन डायनेस्टी। अब जो बारबोन डायनेस्टी है ये यहाँ पर रूल कर रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, इन राजा की यहाँ पर डेथ हो गई तो वार ऑफ सक्सेशन होना था। अब वार ऑफ सक्सेशन में क्या हुआ, एक तरफ हो गए ब्रिटिशर्स, एक तरफ हो गए फ्रांस, ठीक है। अब वार ऑफ सक्सेशन में जो फ्रांस थे और जो ब्रिटिशर्स थे,
ये वार ऑफ सक्सेशन हमें इंडिया तक देखने को मिला, ठीक है, मतलब ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है इंडिया तक आ गई, ठीक है। अब इंडिया में क्या हुआ, फ्रांस के गवर्नर थे जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब इंग्लैंड नेवी ब्रिटिशर्स नेवी है, इन्होंने अटैक कर दिया फ्रेंच मर्चेंट पर, ठीक है, जो इंडिया वाले रीजन की अगर हम समझे, जो फर्स्ट कर्नाटकी वार हुआ था। अब इन्होंने जब अटैक किया तो रिटेलिएट किया। रिटेलिएट किसने करा, जो फ्रांस के गवर्नर थे उन्होंने रिटेलिएट करा, डुप्लेक्स ने, ठीक है। और फ्रांस रिलेटिवली वीक था ब्रिटिशर से, इस बात में कोई शक नहीं है इंडिया में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नर थे फ्रांस के वो बहुत ही पावरफुल थे, ठीक है जी। और साथ साथ इन्होंने हेल्प ली, फ्रांस ने मॉरिशियस के जो गवर्नर थे उनकी हेल्प ली, ठीक है। और जो इंग्लिश मैन थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हेल्प मांगी किससे, अनवरुद्दीन से। अनवरुद्दीन, यहाँ पर नाम याद रखना, अनवरुद्दीन, ठीक है, इनसे हेल्प मांगी। अब ये आरकोट के नवाब थे अनवरुद्दीन, ठीक है जी। ब्रिटिशर्स आरकोट के नवाब थे। अब इनके बीच में बैटल हुई और फ्रांस ने किससे हेल्प मांगी, चंदा साहिब से। चंदा साहिब को पहले मराठास ने कैप्चर कर रखा था बट छोड़ दिया था चंदा साहिब को। तो चंदा साहिब और फ्रांसिस एक तरफ हो गए और इधर से ब्रिटिशर्स और अनवरुद्दीन एक तरफ हो गए, ठीक है। अब ये बैटल हुई, बैटल ऑफ, इसको हम अदियार भी पढ़ते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन में डिस्कस करवाया था, बैटल ऑफ अदियार, ठीक है, या बैटल ऑफ सेंट थॉमस भी हम इसको कहते हैं, सॉरी सेंट थॉम, आप अदियार इसको याद रखें, सेंट थॉम, ठीक है जी। इस बैटल में फ्रांस वर्सेस नवाब अवरुद्दीन हुआ और मतलब एक तरह से बैटल हुई, ठीक है। और इस बैटल में कौन जीता, ये बैटल जीत गए थे फ्रांस, ठीक है। इसमें फ्रांस मेनली डोमिनेट कर रहा था, मतलब जीत गया था। अब इसके बाद एक ट्रीटी हुई, कौन सी ट्रीटी थी फर्स्ट बैटल के बाद, एलेक्स-ला चैपल, ठीक है। एलेक्स-ला चैपल के बाद हुआ क्या, जो एरिया ब्रिटिशर्स ने कब्जाया था विद द हेल्प ऑफ अनवरुद्दीन, वो एरिया वापस दे दिया फ्रांस को, और फ्रांस ने जो एरिया कब्जाया था चंदा साहिब के साथ मिलकर, वो एरिया वापस दे दिया ब्रिटिशर्स को, ठीक है जी। अब इस वार में ये प्रूव हो गया कि यहाँ पर एक तरह से अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए बैटल्स होंगी, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि बैटल हमें आगे भी देखने को मिलेंगे। अब सेकंड कर्नाटकी वार हुई। अब सेकंड कर्नाटकी वार भी वार ऑफ सक्सेशन हुआ। यहाँ पे तो ऑस्ट्रिया में वार ऑफ सक्सेशन होते होते इंडिया में वार होने स्टार्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर देखें, हैदराबाद के नवाब की डेथ के बाद जो नेक्स्ट रूलर बने, इनका नाम था, ये हैदराबाद के नवाब थे आसफ जहां, और इनके सन थे जो ये नेक्स्ट रूलर बने, नासिर जंग। अब यहाँ पर देखिए, राजा की डेथ हुई, राजा के बाद कौन रूलर बना, उनके बेटे बन गए नासिर जंग, ठीक है। नासिर जंग को यहाँ पर वार ऑफ सक्सेशन देखना पड़ा, मतलब जो नासिर जंग की सिस्टर थी, उनके जो बेटे थे, अगर मैं गलत ना हूँ, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, उनके जो बेटे थे उनका नाम था मुजफ्फर जंग, जस्ट सेकेंड, मुजफ्फर जंग, ठीक है जी। ये नासिर जहां की सिस्टर के बेटे थे मुजफ्फर जंग, और इनके जो फादर थे उनका नाम था चंदा साहिब, ठीक है। अब चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग, ये एक तरफ हो गए, ठीक है जी। नासिर जंग को किसकी हेल्प मिली, इनको ब्रिटिशर्स की हेल्प मिली, ठीक है, साथ साथ मराठास की भी हेल्प मिली, और मुजफ्फर जंग को हेल्प मिली किसकी, फ्रांस की, ठीक है। अब यहाँ पर जो फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल हुई, ये बैटल भी बहुत ही लंबे समय तक हमें देखने को मिली, ठीक है। और आरकोट में लीड कर रहे थे, दो बैटल हुई यहाँ पर मेनली। आरकोट में जो लीड कर रहे थे वो थे चंदा साहिब एंड अनवरुद्दीन, ठीक है। फिर से चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच में हमें बैटल देखने को मिली। ये सेकंड बैटल के बीच में आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। और अनवरुद्दीन, यहाँ पर मैं एडी लिख रहा हूँ सिर्फ अनवरुद्दीन को। और जो हैदराबाद वाला रीजन था, यहाँ पर आमने सामने कौन थे, मुजफ्फर जंग, एंड ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन थे, नासिर जंग, ठीक है जी। और 1749 में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ एम्बूर, ये वेलोर रीजन के नियर अबाउट हुई थी, वेलोर, ठीक है। वेलोर में हम आगे पढ़ेंगे भी, एक रिवोल्ट भी हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम में। तो एम्बूर वाले रीजन में जो बैटल हुई थी 1749 में, जिसको बैटल ऑफ एम्बूर भी हम कहते हैं, यहाँ पर अनवरुद्दीन डिफीटेड एंड किल्ड बाय द जॉइंट फोर्स ऑफ द फ्रेंच, ठीक है। अनवरुद्दीन को यहाँ पर मार दिया था, ठीक है जी। अनवरुद्दीन यहाँ पर मारे गए, ठीक है। उसके बाद जो नासिर जंग थे, इनके नोबल्स ने नासिर जंग को मार दिया,
ठीक है। और डुप्लेक्स की जो पावर थी बहुत ज़्यादा पीक पर चली गई थी, मतलब फ्रांस यहाँ पर डोमिनेट कर रहा था, ठीक है जी। अब अनवरुद्दीन के जो सन थे मोहम्मद अली, क्योंकि अनवरुद्दीन तो यहाँ पर मारे गए, और यहाँ पर जो मोहम्मद अली थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प ली। ब्रिटिशर्स की हेल्प लेने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा जो आरकोट वाला रीजन है वो कब्जा लिया, ठीक है। और 1751 में यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने, ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट वाले रीजन को कब्जाया मोहम्मद अली के साथ मिलकर। यहाँ पर बहुत ही कम आर्मी थी ब्रिटिशर्स के पास, 210, सॉरी जस्ट सेकेंड, 210 लोग थे ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है जी, 210 लोग थे, और ये बैटल जीत गए थे ब्रिटिशर्स, ठीक है जी। उसके बाद 1752 में जो चंदा साहिब है ये डिफीटेड, मतलब ये भी मारे जाते हैं तंजौर में, ठीक है। तो मोहम्मद अली यहाँ पर जीत जाते हैं, आरकोट वाला रीजन जीत जाते हैं। और जब फ्रांस को लगता है कि हम यहाँ पर हार रहे हैं तो फ्रांस यहाँ पर बैक स्टेप ले लेते हैं, और इसी वजह से डुप्लेक्स को वापस बुला लिया जाता है 1754 में। फिर ब्रिटिशर्स एक ट्रीटी करते हैं, पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 में, और ब्रिटिशर्स ये बार जीत जाते हैं, ठीक है। पहले फ्रांस डोमिनेट कर रहा होता है, लेटर ऑन जब मोहम्मद अली आते हैं ब्रिटिशर्स की हेल्प से आरकोट को कब्जे में ले लेते हैं और ये बैटल को जीत जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड बैटल हुई, ये सबसे लंबी बैटल चली, 7 साल बैटल ये चली, और इस बैटल में अल्टीमेटली ब्रिटिशर सप्रेस्ड कर देते हैं फ्रांस को, ठीक है। फिर फ्रांस बहुत ही लिमिटेड से एरिया में सिमट कर रह जाते हैं, और ये ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है जी। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर पूरा का पूरा इंडिया का जो रीजन है इसमें डोमिनेट करते हैं इसके बाद, ठीक है जी। बस इतना आपको याद रखना है, जो मेन से रीज़न थे वो मैंने आपको बता दिए, जो इसके बीच में बैटल हुए वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और इसी तरह से हम सभी सेशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और एक क्विक रिवीजन लेंगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच।